राजस्थान का भूगोल जब हम ये सुनते हैं तो दिमाग में अक्सर आंकड़े घूमने लगते हैं। 3,42,000 वर्ग किलोमीटर, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये सब सुनकर लगता है जैसे किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा मतलब सूखा सूखा सा लगता है ना। बिल्कुल, लेकिन आज हमारा मकसद इन नंबरों के पीछे की कहानी को उजागर करना है। ये समझना कि ये जमीन जिस पर इतना इतिहास लिखा गया वो बनी कैसे, और इसका विशाल आकार असल में कितना मायने रखता है। हाँ, आज की चर्चा सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं बल्कि उस बड़ी तस्वीर को देखना है। जी, हम राजस्थान की भूवैज्ञानिक बुनियाद से लेकर दुनिया के नक्शे पर इसकी खास जगह और इसकी सरहदों के पेचीदा ताने बाने तक जाएंगे। मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब मिलकर राजस्थान की वो अनूठी पहचान कैसे बनाते हैं। बिल्कुल, जो उसे बाकी सबसे अलग करती है। और इस चर्चा को शुरू करने के लिए एक कमाल का तथ्य है जो उसके आकार को एक अलग ही नजरिए से दिखाता है। अच्छा, क्या आपको पता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल जर्मनी के लगभग बराबर है? और ये इजराइल से 17 गुना बड़ा है। ये सोचना ही कितना दिलचस्प है। सही बात है। मतलब ये सिर्फ भारत का एक राज्य नहीं है, ये अपने आप में कई देशों के बराबर की भूमि है। तो इसका मतलब है कि यहाँ की चुनौतियां और अवसर दोनों ही एक देश के पैमाने पर है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, जब हम कहते हैं कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है जिसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, यानी देश का 10.41% हिस्सा, तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में जो वक्त लगता है उसमें संस्कृतियां बदल जाती हैं, बोलियां बदल जाती हैं, यहाँ तक कि मौसम भी बदल जाता है। बिल्कुल, और अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं इसी पैमाने को समझने में मदद करती हैं। जर्मनी के बराबर तो है ही, ये ब्रिटेन से 1.5 गुना। 1.5 गुना? हाँ, और श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। सोचिए, कांगो रिपब्लिक, पोलैंड, फिनलैंड जैसे पूरे देश क्षेत्रफल में राजस्थान के बराबर है। तो जब आप इतने बड़े भूभाग पर शासन चलाते हैं तो योजनाएं भी उसी स्तर की बनानी पड़ती हैं। जाहिर है। और इसकी जो शेप है वो भी बड़ी मजेदार है। किताबी भाषा में तो इसे विषमकोणीय चतुर्भुज कहते हैं, पर असल में देखें तो एक पतंग जैसा दिखता है ना। हाँ बिल्कुल, और ये पतंगाकार आकृति ही इसकी लंबाई और चौड़ाई के गणित को तय करती है। जी, जिस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प सवाल ये है कि ये जमीन, ये पतंग आखिर बनी कैसे? सही सवाल है। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? आज जहाँ रेगिस्तान है, जहाँ पहाड़ हैं, वो करोड़ों साल पहले कैसे दिखते होंगे? इसकी पैदाइश की कहानी क्या है? ये कहानी आप कह सकती हैं कि राजस्थान के भूगोल का सबसे रोमांचक हिस्सा है। अच्छा? राजस्थान की एक तरह से दोहरी भूवैज्ञानिक उत्पत्ति है। मतलब इसका निर्माण 2 बिल्कुल अलग और प्राचीन हिस्सों से हुआ है। 2 अलग हिस्सों से? जी, एक है गोंडवाना लैंड और दूसरा है टेथिस सागर के अवशेष। तो एक तरफ गोंडवाना लैंड की मजबूत पुरानी चट्टानें। हाँ, पहले गोंडवाना लैंड को समझते हैं। ये धरती के सबसे पुराने और सबसे मजबूत जमीनी टुकड़ों में से एक था। हमारी जो अरावली पर्वतमाला है, जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। जी। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हम हाड़ौती का पठार कहते हैं, ये दोनों इसी प्राचीन गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। ये कठोर पुरानी चट्टानों से बने हैं। लेकिन आपने टिथिस सागर का भी जिक्र किया। ये थोड़ा चौंकाने वाला है कि आज जहाँ रेगिस्तान है वहाँ कभी समंदर हुआ करता था। बिल्कुल। उस समंदर के निशान आज भी मिलते हैं क्या? बिल्कुल मिलते हैं। ये इसके एकदम विपरीत है। करोड़ों साल पहले जहां आज थार का मरुस्थल और पूर्वी मैदान है, वहां एक विशाल समुद्र लहराता था। अच्छा। समय के साथ जब टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकी और ये सागर पीछे हटा, तो ये अपने पीछे रेत और उपजाऊ मिट्टी की परतें छोड़ गया। और इसके सबूत? आज जैसलमेर के पास आकलवुड फॉसिल पार्क में मिले समुद्री जीवाश्म और खारे पानी की झीलें जैसे सांभर, डीडवाना, ये सब उसी प्राचीन समुद्र की निशानियां हैं। क्या बात है, ये सोचना ही कितना कमाल है ना? मतलब जिस जमीन पर हम आज खड़े हैं उसका एक हिस्सा धरती के सबसे पुराने जमीनी टुकड़े से आया है और दूसरा हिस्सा एक गायब हो चुके महासागर की देन है। यही, यानी एक ही राज्य में आप दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों पर ट्रैकिंग भी कर सकते हैं और उन टीलों पर सफारी भी जो कभी समुद्र का तल हुआ करते थे। ये विरोधाभास ही इसकी खूबसूरती है, और इसी वजह से यहाँ खनिज संपदा भी है और उपजाऊ मैदान भी। सूखा रेगिस्तान भी है और पठारी जमीन भी। तो हमने जमीन की बनावट को समझ लिया, अब इसे दुनिया के नक्शे पर रखते हैं। राजस्थान की सटीक भौगोलिक स्थिति क्या है? विश्व, एशिया और भारत के संदर्भ में ये कहाँ फिट होता है? देखिए, इसे 3 पैमानों पर देखना सबसे आसान है। सबसे पहले विश्व यानी ग्लोब पर। राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। जी। हमारे शास्त्रों में इस दिशा को ईशान कोण कहते हैं, जो एक बहुत ही शुभ दिशा मानी जाती है। ठीक है, तो ग्लोब पर हम ईशान कोण में हैं। फिर जब हम एशिया महाद्वीप के नक्शे को देखते हैं तो राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिम दिशा में पड़ती है। इस दिशा को नैऋत्य दिशा कहा जाता है। एशिया में नैऋत्य। और आखिर में भारत के नक्शे पर तो हम सब जानते हैं ये उत्तर पश्चिम भाग में है, जिसे पारंपरिक रूप से वायव्य दिशा कहते हैं। विश्व में ईशान, एशिया में नैऋत्य और भारत में वायव्य। ये याद रखने का एक अच्छा तरीका है। बिल्कुल। और अगर हम अक्षांश और देशांतर की बात करें तो उन नंबरों का हमारे लिए क्या मतलब है? देखें, इसका अक्षांशीय विस्तार मतलब दक्षिण से उत्तर तक का फैलाव लगभग 60 डिग्री अक्षांश में है, जो है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश के बीच। जी। और जब हम पश्चिम से पूर्व की चौड़ाई देखते हैं तो वो करीब 8.5 डिग्री देशांतर में फैली है, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। आप दर्शकों को ये सारे नंबर याद रखने की जरूरत नहीं, इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि राज्य पूर्व से पश्चिम में ज्यादा चौड़ा है, अच्छा, बजाय उत्तर से दक्षिण में लंबा होने के। तो इसीलिए वो पतंग वाली बात जो हमने कही थी वो यहाँ साबित होती है। हाँ बिल्कुल, इसकी पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 869 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण लंबाई सिर्फ 826 किलोमीटर। और इसी अक्षांशीय विस्तार के बीच से एक बहुत ही खास काल्पनिक रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
राजस्थान के भूगोल और जलवायु पर इसका क्या असर पड़ता है? कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश किसी भी जगह की जलवायु को तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। राजस्थान में ये बिल्कुल दक्षिणी सिरे से होकर गुजरती है। ये डूंगरपुर जिले की दक्षिणी सीमा को बस छूती हुई निकलती है और बांसवाड़ा जिले के लगभग बीच से कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजरती है। तो इसका मतलब है कि राजस्थान में इसकी कुल लंबाई बहुत ज्यादा नहीं है? नहीं, सिर्फ 26 किलोमीटर के आसपास, पर इसका प्रभाव जरूर बड़ा है। वो कैसे? प्रभाव बहुत बड़ा है। चूंकि बांसवाड़ा लगभग कर्क रेखा पर ही स्थित है, इसलिए 21 जून को जब सूर्य सीधा कर्क रेखा पर चमकता है तो बांसवाड़ा में किरणें लगभग 90 डिग्री के कोण पर यानी एकदम सीधी पड़ती हैं। और श्री गंगानगर में? वहीं श्री गंगानगर जो राज्य का सबसे उत्तरी जिला है, वहां सूर्य की किरणें हमेशा सबसे तिरछी पड़ती हैं। और इसका सीधा असर वहाँ की कृषि और जीवन शैली पर पड़ता होगा? बिल्कुल। बांसवाड़ा में सीधी और तेज धूप पड़ती है तो वहां का मौसम ज्यादातर गर्म और आर्द्र रहता है, जो मक्का जैसी फसलों के लिए अच्छा है। और श्री गंगानगर में? इसके विपरीत श्री गंगानगर में तिरछी किरणों का मतलब है कम तीखी और ज्यादा देर तक मिलने वाली धूप। और शायद यही वजह है कि श्री गंगानगर को राजस्थान का अन्न भंडार भी कहते हैं। अच्छा। वहाँ गेहूं और किन्नू जैसी फसलें खूब होती हैं, जिन्हें तेज गर्मी के बजाय लंबी हल्की धूप चाहिए होती है। और दिन रात के चक्र पर भी इसका सीधा असर होता होगा? जी। 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और इसीलिए राजस्थान में भी। और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन? उसका ठीक उल्टा 22 दिसंबर को होता है, जब सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। तो हमने ये तो समझ लिया कि जमीन बनी कैसे और नक्शे पर कहाँ है, लेकिन किसी भी जगह की पहचान उसके पड़ोसियों से भी होती है। हाँ बिल्कुल। और राजस्थान की सरहदें, वो तो अपने आप में एक पूरी कहानियां है ना? यकीनन। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है, जो बहुत लंबी है। इसे हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। जी। एक है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान से लगती है और दूसरी है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो भारत के 5 राज्यों से हमें जोड़ती है। पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं, रेड क्लिफ रेखा। इसका नाम सुनते ही इतिहास और बंटवारे की तस्वीरें दिमाग में आ जाती है। हाँ, ये 1070 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो सिर्फ एक रेखा नहीं बल्कि इतिहास का एक जीवंत दस्तावेज है। कहाँ से कहाँ तक है ये उत्तर में श्री गंगानगर के हिंदूमलकोट से शुरू होती है और दक्षिण में बाड़मेर के शाहगढ़ तक फैली हुई है। और अब तो नए जिले भी बन गए? जी, नए जिलों के गठन के बाद अब इस सीमा पर राजस्थान के 5 जिले आते हैं: श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। और इनमें सबसे लंबी सीमा जैसलमेर की है, 464 किलोमीटर। बिल्कुल, मतलब जैसलमेर का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। और सबसे छोटी? सबसे छोटी बीकानेर की 168 किलोमीटर। और एक और मजेदार बदलाव ये हुआ है कि नए जिले अनूपगढ़ के बनने के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय अनूपगढ़ का ही। हाँ, ये तो हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात। अब आते हैं अंतर्राज्यीय सीमा पर, जो 4850 किलोमीटर है और हमें 5 राज्यों से जुड़ती है। कौन कौन से राज्य हैं ये? उत्तर से शुरू करें तो सबसे पहले पंजाब आता है, जिसके साथ हमारी सबसे छोटी सिर्फ 89 किलोमीटर की सीमा है। सबसे छोटी। फिर हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर, पूर्व में उत्तर प्रदेश के साथ 577 किलोमीटर और दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, जिसके साथ हमारी सबसे लंबी सीमा 1600 किलोमीटर की लगती है। 1600 किलोमीटर? जी। और आखिर में दक्षिण पश्चिम में गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर की सीमा है। सीमाओं को लेकर जिलों की गिनती में अक्सर बड़ा कंफ्यूजन होता है। हाँ, ये होता है। कुल सीमावर्ती जिले कितने हैं और सिर्फ अंतर्राज्यीय सीमा वाले कितने हैं, इसे एक बार साफ कर सकती हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, राजस्थान के कुल 28 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी न किसी राज्य या देश से लगती है। ठीक है, 28। इन्हें हम कुल सीमावर्ती जिले कहते हैं। अब इनमें से अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जिलों को हटा दें तो 25 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। ओके, तो कुल 28 और अंतर्राज्यीय 25, लेकिन एक और आंकड़ा आता है 23 का, वो क्या है? वो तब आता है जब सवाल होता है कि केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं। अच्छा, केवल? जी, इसका जवाब 23 है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 जिले श्री गंगानगर और बाड़मेर खास हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं बनाते हैं। श्री गंगानगर पंजाब और पाकिस्तान दोनों से जुड़ा है और बाड़मेर गुजरात और पाकिस्तान दोनों से। तो जब हम केवल अंतर्राज्य की बात करते हैं तो इन दोनों को गिनती से हटा देते हैं। बिल्कुल, अब ये पूरी तरह साफ हो गया। हाँ। और स्रोत में सीमाओं से जुड़े कुछ और भी रोचक तथ्य हैं, जैसे 4 जिले ऐसे हैं जो 2-2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। जी, हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर और बांसवाड़ा। और नए जिलों के बनने के बाद जयपुर ग्रामीण अब सबसे ज्यादा 10 जिलों से घिरा हुआ है। जी, ये नए प्रशासनिक ढांचे के बाद के दिलचस्प बदलाव है जो राज्य के आंतरिक नक्शे को भी उतना ही जटिल बनाते हैं जितना बाहरी। चलिए अब इस गंभीर चर्चा से हटकर कुछ हल्के फुल्के लेकिन उतने ही दिलचस्प तथ्यों की ओर चलते हैं। जरूर। राजस्थान के ऐतिहासिक नाम और जिलों की अनोखी आकृतियों की तरफ। हाँ, राजस्थान का इतिहास जितना पुराना है उतने ही पुराने इसके नाम भी हैं। ऋग्वेद में इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा गया है। ब्रह्मवर्त? जी। रामायण में वाल्मीकि ने इस रेगिस्तानी इलाके को मरुकांतार नाम दिया और इसका सबसे प्राचीन लिखित सबूत सिरोही के बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है, जहां राजस्थानिया द्वितीय शब्द का प्रयोग हुआ है। और राजपूताना और राजस्थान शब्द जो आज हमारी पहचान है। राजपूताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया था और आज का जो राजस्थान नाम है उसका औपचारिक श्रेय कर्नल जेम्स स्टॉट को जाता है। उनकी प्रसिद्ध किताब ये नेल्सन एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में। बिल्कुल। और अब वो मजेदार हिस्सा, नक्शे पर जिलों की आकृतियां। मैंने सुना है कि कुछ जिलों की शक्लें बड़ी अजीबोगरीब और मजेदार हैं। हाँ, कुछ जिलों की आकृतियां बहुत खास हैं। जैसे जोधपुर जिले को देखें तो वो एक मोर की तरह लगता है। मोर जैसा? जी, मयूराकार। दौसा की आकृति धनुष जैसी है।
करौली को ध्यान से देखें तो वो एक बत्तख जैसा यानी बत्तख आकार नजर आता है। क्या बात है। और अजमेर का नक्शा लगभग एक त्रिभुज के जैसा है। मैंने शीकर के बारे में भी सुना है कि वो प्याले जैसा दिखता है। हाँ बिल्कुल, शीकर की आकृति प्याले जैसी या अर्धचंद्राकार है। कुछ लोग तो मजाक में ये भी कहते हैं कि शायद इसीलिए वहां के लोग मेहमान नवाजी में इतने आगे हैं, प्याला हमेशा तैयार रहता है। ये अच्छा था। हाँ।